अगर अपोनेंट टीम के प्लेयर को आप लोग ट्रोल कर चुके हो, तो भई अब हम लोग थोड़ा काम की बात करते हैं, क्योंकि मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, ट्विटर वगैरह, वहाँ पे लोग किसी और टीम के प्लेयर को बस ट्रोल किए जा रहे थे। जैसे वो इंडियन फुटबॉल टीम का प्लेयर नहीं है, वो उस पर्टिकुलर क्लब का ही प्लेयर है। लोग एक-दूसरे के क्लब के प्लेयर्स को ट्रोल कर रहे हैं। लिस्टन ने एक चांस मिस कर दिया तो क्या हुआ? वो पूरा मैच अच्छा खेला हो, लेकिन एक चांस मिस कर दिया तो उसको ट्रोल करना है। हुँ। सुनील छेत्री को ट्रोल करना है, क्योंकि इस एज में भी आके वो क्यों खेल रहे हैं सेंटर फॉरवर्ड पोज़ीशन पे? वगैरह-वगैरह बहुत कुछ चल रहा है भाई। हुँ। लेकिन क्या आपको पता है थाईलैंड के अगेंस्ट हम लोग लास्ट टाइम कब हारे थे? हम लोग हारे थे 2010 में, जब हम लोग की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। 2 मैच हारे थे, एक 1-0 से, एक 2-1 से। उसके बाद से 2019 से हम लोग खेलते हैं स्टीफन एरा में। हाँ, उस टाइम स्टीफन हम लोग के कोच थे भाई आपके। और उस टाइम आपके लाइनअप में जानते कौन था? प्रीतम पुटल, संदेश झिंगल, सुभाशिष बोस, गुरप्रीत सिंह संधू, प्रणय हलदर, थापा, उदांता, हुँ, उसके साथ-साथ हलचरण लजरी, और सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे आपके जानते हैं कौन था? आशिक रूनियर और सुनील छेत्री। मुझे लगता है ना कि कोई आपको कोचिंग स्टाफ वाला ही है, वही मनोलो मार्केस से कान में भर दिया कि भाई फॉरवर्ड पोजीशन पे हम लोग को आशिक को खिला देना चाहिए, क्योंकि उनकी क्रिकेटिविटी पहले काम आई थी और हम लोग 4-1 से हराए थे थाईलैंड को। लेकिन मेरे ख्याल से मनोलो मार्केस या कोचिंग स्टाफ को पता नहीं था कि उनके सामने कौन-सी टीम आ रही है। थाईलैंड तब से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किए हुए। 4-1 से हारने के बाद से 1-0 से हारी हम लोग से। लेकिन अब देखिए तो हम लोग को बुरी तरीके से हरा रही है, 2-0 से हरा दी बोली। उन्होंने क्या इम्प्रूव किया है भाई? आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। कहाँ पे थाईलैंड ने इम्प्रूवमेंट की है? उनके प्लेयर्स कैसे हैं? उनकी प्लेयर्स की सैलरी कैसी है? थाई लीग जो है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है? और उसको कंपेयर किया जाएगा अपनी लीग, अपने प्लेयर्स और उनकी सैलरी के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले तो भाई हम लोग थाईलैंड के प्लेयर्स के बारे में बात कर लिए। आपको पता है थाईलैंड क्या कि ने सबसे पहले ड्यूअल सिटीज़नशिप वाले प्लेयर्स को लाना चालू की। और आज देखा जाए ना, तो उसमें से 3 प्लेयर्स खेल लेते भाई। 3 प्लेयर्स खेल लेते। एक तो भाई आपके गोल स्कोरर थे। गोल स्कोरर जो बेन डेविस करके एक प्लेयर है ना, नंबर 10 पहने हुए थे। वो पहने गोल स्कोरर। वही, वो भाई आपके ड्यूअल सिटीज़नशिप वाले प्लेयर हैं। ट्रेनिंग आपका लिए फुलहाम की यूथ टीम्स में, ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड में खेले हैं भाई। और उसके बाद से अभी देखा है तो थाई लीग के किसी क्लब की तरफ से खेल रहे हैं। और क्या क्वालिटी थी! उनके सामने हम लोग के 2 टीम डिफेंडर्स भाई प्रॉब्लम में आ जा रहे थे। उसके अलावा उनके सेंटर बैक पोज़ीशन पे एक थे मार्को बल्लिनी, जो कि इटली का सिटीज़नशिप भी रखते हैं। सेंटर बैक पोज़ीशन के प्लेयर है। उनका यूथ करियर भी इटली में बीता है और अभी वो इंडोनेशियन लीग में खेल रहे हैं। उसके अलावा बेंच पे एक प्लेयर थे जो कि स्वीडन का सिटीज़नशिप रखते थे, एलिसा दुला थे, जो कि एक सेंटर बैक है और अभी शायद इंडोनेशियन या सिंगापुर की लीग में खेल रहा है। तो पहले तो ये लोग वही डुअल सिटीज़नशिप वाले प्लेयर्स को ले आए, जिसके बारे में मैं चिल्ला-चिल्ला के कह रहा हूँ कि उसे प्लेयर्स को लाना चाहिए, वो ले आए। उसके अलावा अगर इनकी लीग पे हम लोग ध्यान दिया जाए, इनकी लीग की क्वालिटी हम लोग की लीग की क्वालिटी से बेटर है। हम लोग मान सकते हैं कि थोड़ा-सा सेम है लेकिन थोड़ा बेटर है। उसका रीज़न है, ये लोग ना अलाउ करते हैं 5 फॉरेन प्लेयर आपके मैच के लाइनअप में। 7 फॉरेन प्लेयर्स को आप साइन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और रूल है एशियान प्लेयर का। एशियान मतलब जो सदर्न एशिया वाले प्लेयर हैं, कंट्रीज़ है ना, वहाँ से जो प्लेयर्स हैं। जैसे अभी देखें तो बांग्लादेश अलाउ कर रही है। सैफ नेशंस के प्लेयर्स को वो अलाउ कर रही है। वैसे ही वो लोग भी एशियान प्लेयर्स का रूल है। आप कितने भी एशियन प्लेयर्स को साइन कर सकते हो भाई। 7 फॉरेन प्लेयर्स और कितने भी एशियन प्लेयर्स को साइन कर, और जो आपका लाइनअप रहेगा ना, उसमें आप 5 फॉरेन प्लेयर खिला सकते हो और 2 एशियन प्लेयर खिला सकते हो। तो अगर आपके एशियन प्लेयर्स की क्वालिटी अच्छी है तो आप टोटल दिखाए तो 7 फॉरेन प्लेयर खिला सकते हैं। 7 फॉरेन प्लेयर आपकी लाइनअप। इससे जानते हैं क्या होता है? एक तो लीग की क्वालिटी बढ़ती है। देखने वाले को भी मज़ा आता है, क्योंकि कई फैन्स होते हैं जो यूरोपियन और अपनी कंट्री दोनों का लीग देखते हैं। तो अगर अपनी कंट्री का लीग थोड़ा स्लो होता है, क्वालिटी कम होता है तो उनको देखने में मज़ा नहीं आता है। जिससे व्यूवरशिप देखा है तो गिरता है। हुँ। दूसरा चीज़ क्या होता है, हाँ, भले हम लोगों को कुछ पोज़ीशन पे प्लेयर्स कम मिलते हैं, कुछ फॉरेन प्लेयर्स ज़्यादा खेल रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ ये होता है कि जो भी प्लेयर खेल रहा होता है ना, फर्स्ट 11 में स्टार्ट कर रहा होता है, वो बेस्ट क्वालिटी का होता है। क्योंकि प्लेयर्स उस टाइम आपके पास ज़्यादा हैं और उनके खेलने के लिए पोज़ीशंस कम है। 7 तो फॉरेन प्लेयर खेल रही है, तो 4 पोज़ीशन पे ही खेलना है, 4 बेस्ट प्लेयर खेलेंगे। हुँ।
इसके अलावा क्या होता है, आप अगर लाइनअप में से देखिएगा ना, कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो कि जापान की सेकंड टायर लीग में खेल रहे थे। वो लोग चले जाते हैं जापान वगैरह खेलने या कहीं बाहर खेलने चले जाते हैं, वहाँ के सेकंड या थर्ड टायर लीग में खेलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ उनको गेम टाइम नहीं मिल रहा होता है और सैलरी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होता है भाई। क्यों? क्योंकि आप फॉरेन प्लेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपके पास देखा है तो टैलेंट पूल की उतनी कमी नहीं है, जितना इंडिया में आपको दिख रहा है। सैलरी यहाँ देखा है तो बेन डेविस जो कि बहुत अच्छा कर रहे थे, उनकी सैलरी मैं चेक कर रहा था तो 1.5 सीआर के आसपास था। मतलब डेढ़ करोड़। और यहाँ पे देखा जाए ना तो मैक्सिमम प्लेयर्स का जो सैलरी ना 1 और 2 करोड़ के बीच में है, लेकिन क्वालिटी अगर आप देखिएगा तो बेन डेविस से कम। और 2 करोड़ के ऊपर वाले में आपके सिर्फ अपूया, अनवर अली, थापा और सुनील छेत्री जैसे कुछ 5-6 प्लेयर्स आते हैं। लेकिन 2 करोड़ के नीचे में देखा है 1 से 2 करोड़ के बीच में बहुत से प्लेयर्स आते हैं। हुँ। तो ओवरऑल देखा जाए तो कीवी की क्वालिटी अच्छी है, वहाँ से अगर प्लेयर निकलेंगे तो अच्छे हैं, प्लेयर्स आपके बाहर जा रहे हैं, जापान के सेकंड टायर में खेल रहे हैं, कुछ अच्छा खेलेंगे तो फर्स्ट में चले जाएँगे, तो वहाँ से भी उनकी ग्रोथ होगी आपकी और उनको सैलरी भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही कि वो लोग अपना हार्ड वर्क करना बंद कर दें। अब आए थे हम लोग इंडियन प्लेयर्स पे, यहाँ पे आपकी ओसीआई अलाउड नहीं है और कई लोग भाई अभी भी ज्ञान देते हैं ग्रास रूट पे वर्क करना चाहिए। भाई इतने साल से आप ग्रास रूट पे वर्क कर रहे हो, क्या कर लिए? थाईलैंड से हार के आ गए ना? हुँ? हम लोग को उसे पे अलाउ नहीं करना। हालाँकि देखा जाए तो भाई एक और होप दे दिए भाई मार्कस सर। कहे हैं कि भाई यहाँ पे थोड़ा-सा होप है, तो देखते हैं ओसीआई प्लेयर्स आते हैं कि नहीं। एक होप है, मेरा होप तो भाई उसी पे है। ओसीआई प्लेयर्स हम लोग नहीं अलाउ करते हैं। दूसरा, हम लोगों को कई पोज़ीशन पे देखा जाए तो प्लेयर्स मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से देखा जाए तो फॉरेन प्लेयर्स के नंबर्स कम किए गए। नंबर कम किए गए। जिससे हम लोग को देखा जाए तो कई की पोजीशंस पे प्लेयर मिले। जैसे एक टाइम का जब हम लोग को संदेश जिगन के अलावा कोई अच्छा सेंटर बैक नहीं मिल रहा था। आदिल खान जैसे प्लेयर को देखिए एक डिफेंसिव मिडफील्डर है, उनको सेंटर बैक पोजीशन पे खिलाना पड़ रहा था, एक टाइम था वो। लेकिन 4 फॉरेन प्लेयर करने से ये हुआ है कि हम लोग के पास बहुत अच्छे नहीं लेकिन ऐसे तो आ गए हैं प्लेयर जो कि सेंटर बैक पोजीशन पे आधा सीज़न लगभग खेलते हैं या फिर पूरा सीज़न खेलते हैं। ऐसे कई प्लेयर्स आ गए हमें क्योंकि हर टीम देखा जाए तो कोशिश कर रही है कि वो एक सेंटर बैक के साथ ही खेले। जी। अभी भी कुछ सेंटर फॉरवर्ड पोज़ीशन पे हम लोग को प्लेयर्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो अभी कुछ पोज़ीशन पे हम लोग को मिलना चालू हो गए जो कि प्रॉब्लम्स थी। हुँ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो हम लोग इस चीज़ को तो सॉल्व कर लिए लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम हम लोग नहीं ध्यान दिए। एक बड़ी प्रॉब्लम ये आई है कि लीग की क्वालिटी कम हुई है। लीग की क्वालिटी की वजह से व्यूअरशिप थोड़ा-सा डाउन चल रहा है। आपके जो देखा जाए तो यूरोपियन फैन्स हैं वो देखना नहीं चाहते इस लीग को। कई आपके मैं क्रिएटर्स को भी जानता हूँ जो कि आपके भले देखा जाए तो रिव्यू और प्रीव्यू बनाते होंगे लेकिन वो लोग सही से मैचेस नहीं देखते, उनको बहुत बोरिंग लगता है। और वो सच बात भी उनको बोरिंग लगी कि फास्ट पेस और बेटर क्वालिटी वाला वो मैच देखते हैं। एएफसी लेवल पे हम लोग अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एएफसी लेवल पे अब हर टीम देखा जाए तो अच्छे खासे फॉरेन प्लेयर्स के साथ आ रही है और जो कि अच्छे खासे फॉरेन प्लेयर्स के साथ नहीं आ रही है, उनके पास उनके होम ग्रोन प्लेयर ही बहुत अच्छे हैं, जैसे उज़्बेकिस्तान जैसी। तो वहाँ पे हम लोग कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं। ओवर पे करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग के पास क्वालिटी प्लेयर्स की कमी है। आप अगर दिखाए एग्ज़ाम्पल के तौर पे, मेहताब लास्ट सीज़न कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एक डिसेंट परफॉर्मेंस दी है भाई। ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दिए हैं जिनके लिए आप 2 सीआर के आस-पास खर्चा करो। मुझे लगता है कि अगर वो आएँगे आपके मोहन बगान में तो 2 सीआर से ज़्यादा ही सैलरी उनको पे करेंगे, अगर वो मोहन बगान में आए तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। अब मुंबई सिटी को हॉर्वी साइन करना था। अगर हॉर्वी साइन करने जाएँगे तो केला ब्लाचेन 2 सीआर के आस-पास तो ट्रांसफर फी माँग रही है। उ अब ये बताइए हॉर्वी की परफॉर्मेंस कैसी रही है केला? कुछ नहीं रही है। बहुत खराब परफॉर्मेंस रही। लेकिन फिर भी उनको उतना पे करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि क्वालिटी प्लेयर्स ही हम लोग के पास कम है भाई। ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी भाई। जैसे ही ओसीआई प्लेयर्स आएँगे तो देखिए जैसे ये प्लेयर्स अपनी ही लीग में खेल रहे हैं, भले आपके बाहर से ट्रेनिंग लेके आएँ। वैसे ही देखा जाए तो कुछ ऐसे प्लेयर्स आएँगे जो कि आपके इंडियन क्लब्स की तरफ से खेलेंगे। हम लोग ज़्यादा फॉरेन प्लेयर्स तब अलाउ कर सकते हैं क्योंकि हम लोग डिपेंड नहीं रहेंगे कि भाई हम लोग के आईएसएल से ही या फिर आई लीग से ही प्लेयर्स निकल के आए। हम लोग बाहर के ओसीआई प्लेयर्स को बुला लेंगे, वो सेंटर बैक पोज़ीशन पे खेल ले। इससे क्या होगा ना, आपके जो भी प्लेयर निकलेंगे, बेस्ट प्लेयर निकलेंगे। आईएसएल में जब 5 से 6 फॉरेन प्लेयर अलाउ थे, तब भी संदेश झिंगन सेंटर बैक पोज़ीशन पे खेल रहे थे क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी।
थापा में उस टाइम सेंटर मिडफील्ड पोजीशन पे रेगुलर स्टार्ट करते थे, तो उनकी क्वालिटी उस टाइम बहुत ही अच्छी थी। तो उस टाइम वही प्लेयर खेल सकता था जिसकी क्वालिटी बेस्ट हो, और आप देखिए ना उस टाइम संदेश झिंगर की क्वालिटी कैसी थी। थापा की क्वालिटी अभी हम मानते हैं कि खराब हुई है, लेकिन पहले कैसी थी। तो वहाँ से क्वालिटी प्लेयर्स निकल रहे थे। हाँ, बहुत प्लेयर्स नहीं निकल रहे थे, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी क्योंकि हम लोग बाहर से प्लेयर लेके आ जाएँगे। हुँ। तो उसके बाद से ओवर पे वाली सैलरी। जब हम लोग बाहर से प्लेयर ला सकते हैं, ज़्यादा फॉरेन प्लेयर साइन कर सकते हैं, ओवर पे वाली जो प्रॉब्लम है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। सिंपल सा भाई है आपका, डिमांड आपका देखा जाए तो अभी ज़्यादा है और हम लोग के पास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कम है, तो सैलरी आपका देखा जाए तो जो प्राइस है वो हाई हो गई है। जैसे ही हम लोग को जो प्रोडक्ट है, वो आपका ज़्यादा हो जाएगा, वैसे ही देखा जाए तो हम लोग का सब चीज़ प्राइस वगैरह सब लेवल पे आने लगेगा। अगर इसको थोड़ा-सा समराइज़ किया है तो सीधी-सी बात है कि थाई लीग में ज़्यादा फॉरेन प्लेयर्स खेलते हैं। हुँ? तो उससे क्या होता है वहाँ पे ओवरपेइंग नहीं होती है। वहाँ के प्लेयर्स देखा जाए तो बाहर की लीग में भी जाके खेलते हैं, वहाँ पे अपना स्ट्रगल करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। थाई लीग में जो प्लेयर खेलते हैं, वो बेस्ट प्लेयर ही खेल पाते हैं स्टार्टिंग लेवल में क्योंकि वहाँ फॉरेन प्लेयर्स ज़्यादा है, जिससे कि देखा जाए तो बेस्ट क्वालिटी प्लेयर्स निकलते हैं। उसके बाद भी वहाँ पे डुअल सिटीज़नशिप वाले प्लेयर्स अलाउ है, जिससे देखा जाए तो और भी क्वालिटी वाले प्लेयर्स आपके आ रहे हैं हाई लैंड के आपके नेशनल टीम को। और ओवरऑल देखा जाए तो वो सब जब एक साथ मिल रहा है और इंडिया की जो खराब परफॉर्मेंस एक साथ मिल रही है, तब हम लोग को देखने को मिल रही है ऐसे इंडिया की परफॉर्मेंस। तो मुझे तो इस टाइम देखा जाए तो बस एक सॉल्यूशन दिख रहा है भाई, वो है डुअल सिटीज़नशिप वाले प्लेयर्स, ओसीआई प्लेयर्स। जिसका होप अभी भी मेरे अंदर बाकी है। मैं होप कर रहा हूँ कि आगे चल के 1-2 साल में ये इम्प्लीमेंट हो, जिससे कि देखा जाए तो आगे चल के इन्हें फुटबॉल भी थोड़ा-सा तो ग्रो करे, थोड़ा-सा तो ग्रो करे, इतना नीचे भी ना जाए भाई। ये हम लोग थाईलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसी टीम के अगेंस्ट स्ट्रगल करें बस। कम से कम नाक बचाने लायक तो खेल लें हम लोग। तब देखते हैं आगे क्या होता है भाई। अपने थॉट्स हम लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।